हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद गौरव में। लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि दो बिंदु आवेश के मध्य में जो फोर्स निकलता है वह कितना होता है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आज हम पढ़ने वाले हैं इस फोर्स का सदिश निरूपण। इसका क्या मतलब है? देखो, हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है ना, जो बल होता है, वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। और हमने इस फोर्स में कहीं भी दिशा की बात नहीं करी है, ठीक है ना। हमने इस फॉर्मूले में कहीं भी दिशा की बात करी है क्या? हमने दिशा की बात नहीं करी। इसका मतलब ये केवल क्या है? परिमाण है। यह बल का क्या दिया हुआ है? परिमाण। तो अब हमको इसके साथ में दिशा भी लगानी है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि वो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किस तरीके से हम दिखाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सदिश निरूपण पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक सीखेंगे कि दो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। दो वेक्टर अगर हैं, दो सदिश अगर हैं, तो दो सदिश को हम कैसे जोड़ते हैं आपस में। मान लीजिए ये कोई सदिश है, इसको मैं बोल देता हूं A, ठीक है। और ये कोई सदिश है, इसको मैं बोल देता हूं B। और मैं चाहता हूं कि A सदिश को B सदिश में ऐड कर दूं, जोड़ दूं। तो देखो क्या करते हैं, आप इस B सदिश को उठाइए। B सदिश को उठाया मैंने और A सदिश के टॉप से इसको जोड़ दीजिए, लेकिन दिशा को परिवर्तित नहीं करना है। इसका मतलब इसको मैंने उठाया और इसको अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, ठीक है, ऐसे करके देखो उसी डायरेक्शन में। ये कौन सा सदिश है? B सदिश। और उसके बाद इसकी पूंछ से अगर मैं इसके सिरे को मिला दूं, ठीक है ना, तो ये जो वेक्टर आएगा इसको मैं बोल देता हूं C। यह C वेक्टर A वेक्टर प्लस B वेक्टर का क्या होगा? परिणामी होगा। इसका मतलब A वेक्टर, ये क्या था? A वेक्टर, और ये क्या था? B वेक्टर। तो ये C क्या होगा? A वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस के B वेक्टर बराबर होगा C वेक्टर। उल्टा भी कर सकते हो आप, इस A वेक्टर को उठाओ आप, ठीक है, और इसको B वेक्टर के किससे जोड़ दो? देखो ऐसे करके उठाया मैंने, ये क्या है? A वेक्टर है। इसको हमने, इसकी पूंछ को B वेक्टर के किससे जोड़ दिया? हमने सिरे से जोड़ दिया। और फिर उसके बाद इसकी पूंछ को अगर इसके सिरे से मैं मिला दूंगा, ठीक है ना, ये इस वेक्टर हमने बोल दिया C वेक्टर। उस केस में भी देखो B वेक्टर प्लस A वेक्टर बराबर क्या होगा? C वेक्टर होगा। एक ही बात है ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर C वेक्टर, या फिर B वेक्टर प्लस A वेक्टर बराबर C वेक्टर। समझ आई बात? तो देखो तीर की तरफ हम चलेंगे तो B वेक्टर A वेक्टर बराबर होगा C वेक्टर के। ऐसे यहां देखो, अगर मैं बात करूं तो A वेक्टर फिर B वेक्टर बराबर क्या होगा? C वेक्टर के होगा। सिंपल सी बात है। चलिए, इसका मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, इसलिए मैंने इसको आपको पहले ही बता दिया। अब हम टॉपिक पे आते हैं दोबारा से। देखिए, मान लीजिए ये हमारी एक्सिस है, ठीक है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, क्षैतिज, और ये है हमारी वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये है मूल बिंदु। इस मूल बिंदु को मैं बोल देता हूं मूल बिंदु O। कौन सा पॉइंट है ये? O पॉइंट है। और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिए दो चार्ज हैं। एक चार्ज है कितना? स्थिर। कैसा चार्ज है? स्थिर बिंदु आवेश, इसको मैं बोल देता हूं Q1। और एक है दूसरा बिंदु आवेश, ये भी क्या है? स्थिर बिंदु आवेश, इसको मैं बोल देता हूं Q2, ठीक है। और इस मूल बिंदु O से इस Q1 का जो स्थिति सदिश है, ठीक है ना, तो ये जो स्थिति सदिश है इसको मैं बोल देता हूं क्या? इसको हम बोल देते हैं R1 वेक्टर, ठीक है, R1 सदिश। ऐसे ही इस मूल बिंदु से अगर मैं इसकी बात करूं Q2 की, तो इस सदिश को हम बोल देते हैं R2 वेक्टर, R2 सदिश। समझ आ गई बात? चलिए, अब मान लीजिए यह जो चार्ज है यह नेगेटिव चार्ज है,
और Q2 चार्ज जो है, Q2 आवेश, ये भी कैसा है, नेगेटिव आवेश है, ऋणावेशित है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन दोनों का बल कैसा लगेगा, देखिए ये Q1 इस Q2 को धक्का देगा और ये Q2 इस Q1 को धक्का देगा। समझ आई बात? इसका मतलब, और बल की दिशा हमने क्या देखा था, हमने पिछले लेक्चर में देखी थी, जो बल की दिशा होगी वो दोनों बिंदु आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है ना, इस रेखा की दिशा में होगी। इसका मतलब प्रतिकर्षण बल है तो ये एक बल लगेगा इधर इस Q1 के कारण Q2 पर, इस Q2 के कारण Q1 पर क्या लगेगा, देखो ये बल लगेगा यहां पर, तो एक बल लगेगा ये और एक बल लगेगा ये। तो ये बल Q2 पर किसके कारण है, Q1 के कारण, और Q1 पर जो बल है वो किसके कारण है, Q2 के कारण। तो हम लिखेंगे, देखो F21, इसका मतलब है चार्ज 2 पर 1 के द्वारा बल। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं यहां से। तो F21 क्या है, तो F21 यहां पर है Q2 पर, ठीक है, तो ये है पर और इसका मतलब है द्वारा। लिख देता हूं एक बार मैं, Q2 पर Q1 द्वारा बल। समझ आई बात? चलिए, ऐसे ही अगर मुझको लिखना हो F12, इसको हम बोल देते हैं F12। तो F12 क्या है यहां पर, F12 है, ठीक है, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, पर, और इसको हम क्या लिखेंगे, द्वारा। इसका मीन्स Q1 पर Q2 द्वारा बल। सिंपल है ना? ठीक है, चलिए, तो ये हो गया बल, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, मैं बात करूं स्थिति सदिश, Q1 और Q2 के बीच की जो दूरी है ना, इसको दिखाने के लिए वेक्टर में, इसको मैं बोल देता हूं, देखो ये जो वेक्टर है ना, इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, इसको हम बोल देते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे R21। इसका मतलब इस Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति। समझ आ गई बात? चलिए, तो इसको मैं लिख देता हूं, देखिए, ठीक है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो R21 क्या है यहां पर, R21 है Q2 की, इसको भी वेक्टर, क्योंकि हम सदिश में दिखा रहे हैं ना, Q2 की Q1 के सापेक्ष स्थिति। समझ आ गई बात? चलिए, ऐसे ही अगर मुझे दिखाना हो, अगर मान लो मैं यहां से अगर Q1 की स्थिति देखूं, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, देखो इस वेक्टर को, टेढ़ा हो गया, ब्लैक से बना लेता हूं इसको मैं, इस वेक्टर को इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ, इसको हम बोल देते हैं क्या, R12 वेक्टर। ठीक है, ये क्या था, ये था R21 वेक्टर। तो देखो यहां से मैं R12 ये क्या लिखूंगा मैं, तो R12 यहां से होगा Q1 की Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष स्थिति। ठीक है, सिंपल सिंपल बात हो रही है। दोबारा देख लेते हैं, R21 का क्या मतलब है, R21 का मतलब है इस Q2 की Q1 से स्थिति, और R12 को क्या मतलब है, इस Q1 की इस Q2 से स्थिति। ठीक है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं यहां से, ठीक है, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो R21 वेक्टर बराबर R12 वेक्टर, इसको हम बोल देते हैं R। क्यों, देखो यहां से जो दूरी है R21 वेक्टर की हो चाहे R12 वेक्टर की हो, वो क्या है, परिमाण उसका क्या है, समान है, बस दोनों की दिशा अलग है। इसकी दिशा, ठीक है, इस डायरेक्शन में है और इसकी दिशा इसके विपरीत डायरेक्शन में है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, एकांक सदिश की। एकांक सदिश देखिए क्या होता है, इसको हम दिखाते हैं कैप से। ये जो सिंबल है ना कैप का, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है एकांक सदिश। अब एकांक सदिश क्या होता है,
यह सदिश क्या काम आता है? एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जो किसी भी सदिश की क्या दिखाता है? दिशा दिखाता है। इसका जो परिमाण होता है ना, इसका परिमाण, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1। यह क्या काम करता है? यह दिशा को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? केवल दिशा को इंगित करता है। समझ आ गई बात? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मुझे r21 वेक्टर की दिशा दिखानी हो तो हम इसको दिखा देंगे किससे? इसको हम दिखा देंगे r21 कैप। ठीक है, तो ये किस दिशा में होगा? ये देखिए इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। समझ आ गई बात? तो ये क्या है? ये है r21 स्थिति सदिश का एकांक सदिश। ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझको बोलना हो r12 कैप, तो ये क्या हो जाएगा? r12 स्थिति सदिश का एकांक सदिश, जो क्या काम करता है? दिशा को इंगित करने का काम करता है। यहां तक बात समझ आ गई? चलिए अब इसको मैं हटाने वाला हूं। एकांक सदिश समझ गए हम। एकांक सदिश क्या काम आता है? जैसा इसका नाम है, एकांक मतलब इसका परिमाण क्या होता है? एकांक होता है, यूनिटी होता है। और ये क्या काम आता है? ये काम आता है दिशा को दिखाने के, दिशा को इंगित करने के काम आता है। ठीक है, चलिए अब अगर मुझे F21 वेक्टर लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, इससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं हम। अगर मुझे इस सदिश में इस ट्रायंगल में देखिए आप, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में देखिए आप, अगर मैं करूं ये r1 वेक्टर, ठीक है, इसमें मैं प्लस कर दूंगा कितना? कितना कर दूंगा? r21 वेक्टर, तो मुझको क्या मिल जाएगा? ये बराबर होगा किसके? r2 वेक्टर के। देखो कैसे? r1 वेक्टर प्लस r21 वेक्टर बराबर किसके होगा? r2 वेक्टर के। तो यहां से अगर मुझको r21 वेक्टर निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे? r21 वेक्टर और माइनस r1 वेक्टर। सिंपल है ना? चलिए ऐसे ही अगर मुझे लिखना हो, देखो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, r2 वेक्टर प्लस के, देखो प्लस के r12 वेक्टर, प्लस के r12 वेक्टर बराबर कितना होगा? बराबर होगा r1 वेक्टर के। तो यहां से अगर मुझको r12 वेक्टर निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? r1 वेक्टर और माइनस r2 वेक्टर। ठीक है, तो ये दो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो r12 का मतलब r1 माइनस r2, r21 का मतलब r2 माइनस r1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात है। चलिए अब अगर मुझे लिखना हो, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, अगर मुझे लिखना हो F21 वेक्टर, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? देखो हम F21 मतलब F21 होता है इस Q2 चार्ज पर Q1 के कारण बल। ठीक है, तो F21 वेक्टर क्या लिखेंगे? देखो हम K कूलम्ब कांस्टेंट, Q1 इसका परिमाण, Q2 इसका परिमाण अपॉन में स्थिति सदिश। ठीक है, उसका हमको क्या लेना है? परिमाण लेना है। तो ये दूरी कितनी थी? ये दूरी थी r21। ठीक है ना? इस Q2 की इस Q1 के सापेक्ष दूरी क्या थी? r21। तो हम क्या लेंगे? r21, क्योंकि हम बल किस पर निकाल रहे हैं? Q2 पर, इसलिए हमें Q2 पर, मतलब Q2 का Q1 से स्थिति हमको देखना है, जो कितना है? r21 वेक्टर। क्या लेना है हमें? इसका परिमाण लेना है। तो ठीक है, तो ये हो गया परिमाण का स्क्वायर। और यहाँ क्या आएगी? हम दिशा लिखेंगे। दिशा किससे हम दिखाते हैं? हमने अभी देखा था एकांक सदिश से हम इसकी दिशा दिखा देंगे। तो वो कितना होगा? r21 कैप। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात कर रहे हैं हम। चलिए अब अगर ऐसे ही मुझे लिखना हो F12 वेक्टर, F12 सदिश लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो कूलम्ब नियतांक K Q1 Q2 डिवाइड बाई स्थिति सदिश। बताओ मुझे क्या होगा? इस केस में होगा Q1 पर हमें बल निकालना है, Q2 के सापेक्ष स्थिति क्या थी? r12। इसका मतलब ये होगी r12 वेक्टर, और हमें इसका क्या लेना है? परिमाण।
ठीक है, और बीच की दूरी का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। और यहाँ पर एकांक सदिश क्या होगा, r12 कैप, क्यों, वो इस दिशा में होगा। r12 कैप कहाँ होगा, इस दिशा में होगा, इस बल की दिशा में। समझ आ गई बात। ऐसे ही यहाँ पर क्या था, r21 कैप इस बल की दिशा में। सिंपल सिंपल बात, ठीक है। तो ये हो गया F21 और ये हो गया F12। अब देखिए आप, अब F21 को मैं लिखूं अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिख देता हूं मैं। तो F21 सदिश क्या होगा, तो F21 सदिश होगा देखो K Q1 Q2 डिवाइड बाई, एक बात देखिए आप, R21 वेक्टर जो एकांक सदिश होता है ना, इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मुझे R21 कैप, इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो इसको हम दिखा सकते हैं किससे, इसको हम दिखा सकते हैं R21 वेक्टर और डिवाइड बाई R21 उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वेक्टर और उसी का मैग्नीट्यूड उस सदिश का एकांक सदिश हो जाता है। समझ आ गई बात। चलिए तो रखिए, यहाँ क्या था देखो, तो अगर मैं इसकी R21 वेक्टर की जगह ये वैल्यू रखूंगा तो हम क्या लिखेंगे, देखो R21 वेक्टर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R21 का मैग्नीट्यूड, और यहाँ कितना था, R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखो, तो ये हो जाएगा R21 इसका मैग्नीट्यूड, और इस पर घात कितनी होगी, 3 होगी। 2 घात तो पहले ही थी और 1 घात इसकी वाली आ जाएगी, ठीक है। तो घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखो अगर मुझे लिखना हो ऐसे ही F12 वेक्टर, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 वेक्टर, इस पे घात कितनी हो जाएगी, 3, और एकांक सदिश, सॉरी यहाँ वेक्टर आएगा R12 वेक्टर। ये हमने कैसे लिखा, ऐसे ही अगर मैं R12 कैप लिखूंगा तो वो होगा R12 वेक्टर और डिवाइड बाई R12 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये F12 यहाँ से आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलिए अब देखिए एक बात और हम कर लेते हैं। अब देखिए, अब मैं F21 को लिखने वाला हूं, कोई भी एक ले लीजिए इन दोनों में से, F21 ले लेते हैं। चलिए तो देखो F21 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए कैसे, K Q1 Q2 डिवाइड बाई, इसका मैग्नीट्यूड हमने क्या बोल दिया था, मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का बराबर होगा, दोनों का परिमाण क्या होगा, R21 और R12, दोनों का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। जिसको मैंने क्या बोल दिया था, R, तो इसको मैं R³ लिख सकता हूं। और R21 हमने क्या लिखा था, R21 हमने लिखा था R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर, ठीक है ना, ये हमने लिखा था। अब देखिए अगर मुझे ऐसे ही F12 लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, देखो K Q1 Q2 डिवाइड बाई R की घात 3, और यहाँ क्या था देखो R12 वेक्टर, तो R12 वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है ना। चलिए अब एक काम कीजिए आप, इसमें से माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो F12 वेक्टर कैसे लिखेंगे आप, तो F12 वेक्टर होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R की घात कितनी हो जाएगी, 3, और यहाँ से माइनस अगर आपने कॉमन ले लिया तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो माइनस और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, सिंपल। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिखते हैं F21 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब देखो F12 सदिश क्या होगा, बराबर होगा माइनस, और इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, F21 वेक्टर, ठीक है। समझ आई बात। इसका मतलब दोनों आवेश पर जो बल होगा वो कैसा होगा, परिमाण में तो बराबर होगा लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगा। इसका मतलब ये जो F21 और F12 है ये परिमाण में बराबर होगा लेकिन एक दूसरे के विपरीत, देखो हमें डायग्राम से दिख भी रहा है और इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण या बल का सदिश निरूपण, ठीक है। तो ये क्या था, बल का सदिश निरूपण था। ऐसे ही ये F12 भी क्या था, बल का सदिश निरूपण। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा
और अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।